हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 16 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व सेट नंबर 11 से 15 तक के वीडियो को डिस्कस करके अपलोड कर दिया गया है। आप इसे आसानी से प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, वहाँ पर जाके इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 16 का पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न में कह रहा है कि किस रचना में नाड़ी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो यह अगर बात की जाए तो मैत्रेयनी संहिता है, जहाँ पे नाड़ी को यानी कि स्त्री को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को सॉल्व करते दौरान, इस सेट को सॉल्व करने के दौरान कुछ साउंड हो सकता है आपको परेशान करे, जैसे कुछ पटाखे की आवाज़। चूँकि फेस्टिवल का सीज़न है, पटाखे भी जलाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा साउंड होगा, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। हम लोग सेट को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। प्रश्न में कह रहा है कि उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा चंद्रताल। ठीक है, चंद्रताल जो झील है वह हिमालय पर 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक झील है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो झील है वह उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, कौन सा है। तो बी, डी और सी ये सभी के सभी उत्तराखंड में अवस्थित झील है, जबकि चंद्रताल जो है वह कहाँ है, हिमालय। ठीक है, हिमालय में, ठीक है, हिमालय में 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है मिलान करने के लिए कह रहा है। जैसे अगर बात की जाए, यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद से इसमें से संबंध किसका है। जैसे निःशुल्क कानूनी सहायता अगर है तो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी अनुच्छेद किसके तहत है। तो इस तरीके से आपको मैच करना है। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान की अगर बात की जाए तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 के क के माध्यम से। ठीक है, यानी कि ए का हो जाएगा 4 नंबर। यह निःशुल्क कानूनी सहायता इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 39 क के तहत। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। तो इसका प्रबंध किया गया है, इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 43 क में, यानी कि बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ सही मैचिंग। फिर सी में क्या कह रहा है कि सहकारी समितियों का उन्नयन। ठीक है, सरकारी सहयोग समिति जो है उनके उन्नयन का संबंधी जो प्रावधान किया गया है वह आर्टिकल 43 ख में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन डी की बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन की अगर बात करें तो इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 48 क के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही मिलान हो जाएगा, इसका सही मिलान इस प्रकार से हो जाएगा। आठवें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ये जो है रामोसी कृषक एक जत्था हुआ करता था जिसे वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना 1879 में हुई थी। और ऐसा नहीं है कि यह जो आंदोलन है इसकी स्थापना क्या करे, यह आंदोलन चला था 1879 से चला था और 1900 ये जो जत्था था ना स्थापित किया था 1879 में। और यह आंदोलन की अगर बात की जाए तो यह आंदोलन जो है, ठीक है ना, रामोसी कृषक जत्था का जो है विद्रोह कहिए, आंदोलन क्या कहिएगा, विद्रोह कहिए, तो ये 1920 से 22 तक चला था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति की अगर बात आए तो यह हो जाएगा KR नारायणन। ठीक है, KR नारायणन जो थे व्यक्ति, वह भारत के प्रथम दलित जो है वह राष्ट्रपति थे और उनका एक राष्ट्रपति के क्रम में, एक राष्ट्रपति के रूप में 10वां क्रम था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो उनका 15वां क्रम है जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसके अलावा R वेंकट रमन की बात की जाए
तो उनका क्रम है 8वां, यह 8वें राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा रामनाथ कोविंद की बात की जाए तो उनका क्रम था दोस्तों 14वां। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। अगर नियाग्रा जलप्रपात की अगर बात की जाए तो यह ईरी एवं ओंटोनिया, ठीक है, इन दो झीलों के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। और यह अमेरिका कनाडा के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण भी करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरी और ओंटारियो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की रिपोर्ट इसकी निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। तो इसका पार्टी का यह जो है कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा किया गया था, आलोचना किया गया था, ठीक है। तो उसमें कई नरमपंथी जो थे उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था और इसके बाद इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन यानी कि इसकी स्थापना की गई थी 1919 में, ठीक है, 1919 में किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है। तो ऐसा कहा गया है BL श्रीवास्तव के द्वारा, ठीक है। उन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। 13वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो यह किया जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा, ठीक है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वह मस्तिष्क का सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है, ठीक है। और इसको हिंदी में मज्जा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि राइट मैच नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि रामोसिंग, ठीक है ना, रोमांसिंग विद द लाइफ, ठीक है। रोमांसिंग का मतलब होता है इंटरटेनमेंट, रोमांसिंग फन, ठीक है ना। यह रोमांसिंग जो है विद लाइफ पूछा गया है कि इसकी रचना या इसको किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसे लिखा गया था देवानंद के द्वारा, जो आपका बिल्कुल सही है। फिर बात करी जाए कि ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट, ठीक है ना, यह ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट है, उसे RK पचौड़ी के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी आपका करेक्ट है। एशियन ड्रामा की अगर बात की जाए तो यह विक्रम सेठ के द्वारा नहीं लिखा गया था, इसे गुरनार मिंडल ने लिखा था, ठीक है, गुरनार मिंडल, ठीक है ना, गुरनार मिंडल के द्वारा इसे लिखा गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, तो डी जो है उसे यानी कि लज्जा को लिखा था तस्लीमा नसरीन ने। यह लज्जा क्या थी, एक बांग्ला उपन्यास थी लज्जा, ठीक है। और इसको तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया था। तो आपको गलत आंसर ढूंढना था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। फूल के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है। तो इसे कार्पेल कहिए। अगर ऑप्शन में आपको अंडप मिल जाए, ठीक है, तो आप अंडप भी सही कर सकते हैं, कार्पेल कहिए अथवा अंडप। फूल के मादा प्रजनन अंग होता है, मादा प्रजनन अंग का भाग होता है जिसे कार्पेल या अंडप के नाम से जाना जाता है। अगर फूल के बारे में आपसे पूछा जाए कि नर प्रजनन अंग कौन सा होता है फूल में, नर प्रजनन अंग की अगर बात कर दे, आपसे पूछ दे रैंडमली, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर जो है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 16वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ओलंपिक बैडमिंटन में पदक जीतने वाला पहला भारतीय। देखिए यह एक महिला थी क्या है, यानी कि साइना नेहवाल ने पहली बार, है ना, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीता है, बैडमिंटन के लिए पदक जीता है। और बात की जाए तो इन्होंने कब जीता है, 2012 लंदन ओलंपिक में, 2012 लंदन ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कुल मिला के कितने होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में।
आपसे ये पूछा जाए कि यह वॉलीबॉल जो गेम है वह किस देश का राष्ट्रीय गेम है, तो दोस्तों यह नेपाल का राष्ट्रीय गेम है वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचानें। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आपको राइट मैच ढूंढना है। सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार सही क्रम को पहचानने, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या फिर उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे बन जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, एक सीक्वेंस में है, ज़्यादा से कम की ओर है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का एक क्या हो, सर्वाधिक जनसंख्या का सही क्रम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। बात की जाए यूनेस्को, यह जो है किसी स्थल को, किसी जगह को, है ना, वह क्या होता है, विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान करता है यूनेस्को। तो यह जो पूछा गया है कि यूनेस्को के द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया, यानी कि मान्यता कब दिया गया, तो 1989 में दिया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वी कृष्णमूर्ति। यह वी कृष्णमूर्ति है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में के जनक के रूप में, ठीक है, जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है। यह जो है धनु यात्रा, जो कि बात की जाए तो उड़ीसा के द्वारा क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, और दुनिया के सबसे बड़ा ओपन थिएटर का आयोजन करता है यह उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे, तो सबसे पहले दोस्तों थे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव जो थे वह थे साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात की जाए प्रश्न संख्या 23 की। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत क्या करेगा दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका से प्रत्येक साल 12 चीतों को लाएगा, ठीक है। इससे पहले जो 12 चीतों को लाया गया था उसे कूनो राष्ट्रीय पार्क में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहिए, वहाँ पे इसे रखा गया था, ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 3 दिया गया हुआ है कथन, पूछा गया दोस्तों कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए अगर बात की जाए आंग्ल नेपाल बर्मा युद्ध की, ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध, अगर आंग्ल नेपाल के युद्ध की अगर बात करें तो यह 1814 से 16 में हुआ था, और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था, ठीक है। इसका हो जाएगा प्रथम नेपाल युद्ध की अगर बात की जाए आंग्ल नेपाल युद्ध, तो यह हुआ था दोस्तों 1814 से 16 में, ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की अगर बात की जाए तो यह हुआ था मार्च 1824 से 24 फरवरी 1826 तक, 1812 से लेके 1826 तक चला था कुल मिला के अगर बात की जाए तो। अगला है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे बात की जाए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की, तो दोस्तों यह चला था 1839 से 42 तक, ठीक है, 1839 से 42 तक यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध चला हुआ था। तो अगर बात की जाए यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही है, और आंग्ल नेपाल युद्ध की बात की जाए तो यह लॉर्ड हेस्टिंगर के कार्यकाल के समय, यानी इनका जब कार्यकाल था उस समय यह युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो था वह लॉर्ड आर्महेस्ट के कार्यकाल के दौरान हुआ था, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था वह लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे सही हो जाएंगे। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी।
तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है 1999 के दौरान यह लागू की गई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है, यानी कि निर्धनता का अनुमान इन्हीं के आंकड़ों के द्वारा किया जाता है, तो वह कौन सी समिति है दोस्तों? वह है सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, निर्धनता से संबंधित जो है वह आंकड़ा सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाती है, या उनका सिफारिश ये करते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। गुणसूत्र में क्रोमैटिड डिस्क जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? तो उसे सेंट्रोमियर के रूप से जाना जाता है, सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मध्याह्न यानी कि मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1995 से। ठीक है, 1995 में मिड डे मील यानी कि मध्याह्न का भोजन, दोपहर का भोजन दिया जाता है स्कूलों में। ठीक है, तो उसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल के संस्थापक के नाम से कार्ल रिटर को जाना जाता है। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसकी बात की जाए तो मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच होती है? गुटेनबर्ग की अगर बात की जाए कि गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है वह पृथ्वी के किन दो परतों के बीच होती है, तो आंसर हो जाएगा आपको मेंटल और कोर के बीच। आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोली की बात की जाए तो उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। ठीक है, यह उसको क्या करता है, ये गर्भ निरोधक गोली के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं, महिला हार्मोन, तो उसमें उसका गौण मिश्रण होता है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया 3 जनवरी को। आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि उस प्रक्रिया में क्या होता है, धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, उसे प्रगलन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो यह ग्रीक भाषा है। हम लोग यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में उसे मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह अगर बात की जाए क्लाइमेट का तो यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। सफ़ेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा बोला जाता है उसे, उसका इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा के द्वारा किया जाता है? तो ल्यूकोडर्मा की अगर बात की जाए तो एक हर्बल दवा आती है जिसे ल्यूकोजन जानते हैं। ठीक है, इसके द्वारा इसका उपयोग करके उसे तैयार किया जाता है। तो ल्यूकोजन आपका या ग्लूकोजेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 4 जून 1944 को, ठीक है, 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, FIH ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने JSW ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, उनके द्वारा
JSW ग्रुप के तहत या उनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। JSW ग्रुप की बात की जाए तो दोस्तों यह है सज्जन जिंदल मालिक हैं इसके, जिसे जिंदल साउथ वेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस JSW को जिंदल साउथ वेस्ट, ठीक है, इसको शॉर्ट में JSW कहा जाता है, ठीक है। और इसके मालिक है, इसके मालिक की बात की जाए तो सज्जन जिंदल इसके ऑनर है, मालिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। धामन कहाँ का नृत्य है? धामन एक डांस है जो कि हिमाचल प्रदेश का एक क्या है, नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। 40वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है, यानी कि एक बायोग्राफी है अनजान साक्षी। पूछा गया है कि वह किसके द्वारा लिखा गया है। आंसर आपका हो जाएगा के अब्दुल गफ्फार। के अब्दुल गफ्फार ने अनजान साक्षी नामक एक उनके द्वारा लिखी हुई उन्हीं की बायोग्राफी है, यानी कि आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। मच्छीवाड़ा का युद्ध की अगर बात की जाए तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था मई 1555, ठीक है। मई 1555 में यह मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। हुमायूं और अफगानों के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी जो है वह किसकी विकिरण को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब कर सकती है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को एब्जॉर्ब कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर नहीं है, डाइव मतलब जंप लगाना, तो डाइवर कौन बन गई है? तो वह बन गई है लांस नायक मंजू, ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर जो है वह लांस नायक मंजू बन गई है। उन्होंने क्या किया है दोस्तों, तो असम के मीसामरी के पास से, जो कि एक डाइविंग जंप इलाका है, ठीक है, उस जोन से 10,000 की फीट, ठीक है, 10,000 फीट की ऊंचाई से उन्होंने छलांग लगाया है। 10,000 की फीट से उन्होंने छलांग लगाया है और भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बन गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। आवर्धन का मात्रक क्या है? आवर्धन की बात की जाए तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 में कह रहा है कि टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, यानी कि टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो देखिए चक्कों का घूर्णन, पंखियों का घूर्णन, ठीक है, तो घूर्णन मापा जाता है। वायुयानों तथा मोटर नाव की जो गति है उसके द्वारा इसे मेजरमेंट किया जाता है। तो दूरी नहीं, घूर्णी गतिज दूरी नहीं और टारगे नहीं, यहाँ क्या माना जाता है? चक्कर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, तो यह जो है टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गुप्त संधियों को नीति, यानी गुप्त संधि की जो नीति है वह किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसे बिस्मार्क ने अपनाया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है, कहाँ नियंत्रित की जाती है, किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो यह न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। 47 नंबर प्रश्न हो चुका है 48 नंबर प्रश्न, यानी 48 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि 76MPO3J का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अब देखिए जब दर्पण में होगा तो लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर हो जाएगा और वो भी उल्टा। अब देखिए जे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जे इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद 3 का नंबर आता है, 3 इधर से लिखा हुआ है तो 3 ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद ओ आता है, ठीक है ना, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा। फिर पी आता है तो पी इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद एम आता है तो एम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर जाएगा। फिर 6 की बात की जाए तो 6 ऐसे हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद 7 का नंबर आता है तो
तो 7 आपका ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इस तरह की आकृति कहाँ बनी हुई है, तो जे यहाँ पे सीधा है तो ये गलत हो जाएगा, जे उल्टा है, जे उल्टा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 3 इस प्रकार से, 3 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब क्यू की बात करें तो क्यू इस प्रकार से यहाँ पे है और इसमें यहाँ नहीं है, तो बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, क्यू के बाद एम है, यहाँ एम पहले आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा। क्यू के बाद एम है, ठीक है, क्यू के बाद एम है। इसमें जे कहाँ है दोस्तों, जे नीचे है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा फिगर आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर 6 इस प्रकार है और 7 इस प्रकार है। अब देखिए डी तो कट गया, चूँकि 7 सीधा लिखा हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषज्ञ का पैनल है, उनके द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है, पूछा गया है कि ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। तो ऐसा आंकड़ा जो दिया गया है किस समय तक के लिए, तो आंसर हो जाएगा 2040 तक जो है वो 1980 के जो स्तर था उसके समय तक वो पहुंच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस उसे बुलाया जाता है एलपीजी, उसका उपयोग किया जाता है। तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, खाना पकाने के साथ साथ वाहन के ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई थी। तो यह हुई थी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे में बड़ा हादसा हुआ है। तो यह हादसा हुआ है नेपाल में, ठीक है। नेपाल का पोखरा हवाई अड्डा है, वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 53 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इंडियन एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का महासचिव के रूप में विनय प्रकाश सिंह को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जनवरी 2023 में डैश की फलक मुमताज़ 23वीं की फलक मुमताज़ जो है उनकी 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने जो जम्मू कश्मीर से जो है ना, जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर की हैं ये फलक मुमताज़, उन्होंने 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जिनका संबंध है जम्मू और कश्मीर से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मंत्रालय ने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। स्मार्ट कार्यक्रम की बात की जाए तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत की गई। 56वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक तरंग यानी कि वेव उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या असर होगा। देखिए जब एक तरंग जो होता है उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है वह घट जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप सोच के देखिए कि एक वेव बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, यदि एक तरंग की आवृत्ति, ठीक है ना, वो बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा ना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ है तो वो हो जाएगा तंबाकू, ठीक है। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा है जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर, तंबाकू को एक बिजनेस के रूप में भी यूज कर रहे हैं लोग, व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया गया है। 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो यह दोस्तों इज्जत नगर बरेली में स्थित है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम क्या होगा। यानी कि कांच का जो टुकड़ा होता है उसको रेशम से जब हम क्या करेंगे, घर्षण करेंगे, ठीक है ना, उस पर रगड़ेंगे
तो ऋणावेशित होगा, यानी कि ऋणावेशित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें जो गलत है उसे आपको ढूंढना है। चलिए देखते हैं। इसमें अगर बात की जाए गलत की तो देखिए इसमें सही युग्म को ढूंढना है ना, सही है तो गलत देख रहे हैं भाई कौन है, ठीक है। तो पहले नंबर ऑप्शन की अगर बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो यह जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो यह 1951 से 56 तक चली, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि आपका सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो यह 1956 से 1961 तक की यह पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तो साथियों तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक की यह तृतीय पंचवर्षीय 5 साल की योजना थी, 1996 तक, है ना, 1966 तक, 96 यहाँ पे मैंने बोल दिया 1966 तक, ठीक है। और यह गाडगिल जो है उसके आधार पर नहीं थी, उस मॉडल पर नहीं थी गाडगिल योजना, यह थी दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है ना, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी यह तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 यानी कि सी सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के, यानी न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम है इनमें से किस पर सही लागू होता है। तो केवल हल्के तत्व जो होते हैं उस पर न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है उसका रूल, उसका नियम लागू होता है, ठीक है। केवल हल्के तत्व की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे कि भाई यह अष्टक नियम होता क्या है, तो यह अष्टक नियम में क्या होता है कि संयोजकता जो होती है उस केस में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना ही अष्टक का नियम है। संयोजकता के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना इसका नियम होता है। 62वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक अगर वर्षा की बात की जाए तो वह किस राज्य में होती है। प्रश्न को समझिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है कि इस उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो यह दोस्तों हो जाती है तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 63 में क्या कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के द्वारा यह घोषणा की गई है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो उन्होंने प्रथम जो है कलिंग शिलालेख, इसमें उन्होंने यह घोषणा की है इस शिलालेख के माध्यम से कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मूल गोप यानी कि रूट कैप नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है, तो जलीय पौधे यानी कि जलोद्भिद में यह मूल गोप यानी कि रूट कैप नहीं पाया जाता है। 65 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बदारा अली जूफ की अगर बात की जाए तो किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है। दोस्तों यह हो जाएंगे गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे बदारा अली जूफ। उनका निधन की अगर बात की जाए तो वह भारत में हो गया है एक बीमारी के कारण। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संगम युग में उदययूर जो है वह किसके लिए विख्यात था। संगम काल की बात करें तो कपास के व्यापार का जो है महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, उस केंद्र को उदययूर के नाम से जाना जाता था। कपास का व्यापार का एक केंद्र था, एक सेंट्रल था, एक हब था, जिसे उदययूर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 67 की बात की जाए तो पूछा गया है कि पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कान का पर्दा क्या कहलाता है। कान का पर्दा को टिम्पैनिक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। कान का जो पर्दा होता है
उसे टिम्पैनिक झिल्ली कहते हैं। 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है, तो वह क्या है दोस्तों? जो पादप को मिट्टी के द्वारा जल प्राप्त होता है उसे केशिका जल यानी कि कैपिलरी वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर बात की जाए तो उसका पीएच मान होता है 10.4। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि ब्लड का क्या होता है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है साथियों? तो ब्लड का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे यूरिन यानी कि मूत्र का, आपसे पूछे कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो औसतन अगर बात करें, ठीक है ना, औसतन लगभग 6 होता है। 6 आपका करेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यह 4.5 से 8 तक हो सकता है। अगर बात की जाए पीएच मान की मूत्र का, तो 4.5 से लेके 8 तक इसका पीएच मान रहता है, लेकिन औसतन वो क्या होता है 6 रहता है। 71 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? फ्रांस में अगर बात की जाए तो बुर्बो जो है एक राजवंश था, उसका शासन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न की बात करें तो फ्रांस में 72 नंबर के प्रश्न की बात करें तो शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे MRI स्कैन के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो होता है M का मतलब मैग्नेटिक, है ना, और मैग्नेटिक रिजोनेंस। ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये आपका MRI स्कैन का पूर्ण रूप होता है। 73 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो नाउ और नेवर, है ना, नाउ का मतलब अभी, है ना, या कभी नहीं, यह पैम्पलेट किसने लिखा है? तो नाउ और नेवर पैम्पलेट है, उसे रहमत अली द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वह थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि AB वाजपेयी। जब पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ था उसके दौरान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी कार्यरत थे। प्रश्न संख्या 75 की बात करें तो पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? उसकी मुख्य व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय जो फाइनेंशियल व्यवस्था थी वह थी भू राजस्व। ठीक है, उसी के माध्यम से जो है वह इनकम प्राप्त करता था, इनकम जनरेट करता था। 76 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवीरी श्रेणी का पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बात की जाए 5वीं श्रेणी की कलवीरी पनडुब्बी की तो वह था INS वागीर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न की बात करें तो किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन, ठीक है, कादियानी आंदोलन या कादियानी आंदोलन कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों अहमदिया आंदोलन है, उसे एक अन्य नाम से कादियानी या कादियानी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो साथियों इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कुल मिला के 139 टेस्ट सीरीज़ का महायज्ञ यहाँ संपन्न होगा और एग्जामिनेशन में अगर समय बढ़ता है तो इससे भी ज़्यादा आपको प्रश्न कराए जाएंगे, यानी कि सेट कराए जाएंगे। उसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, 139 तो तय है, इसके अलावा जो है और बढ़ते जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे NCERT के तमाम विषयों के MCQs कराए जाएंगे। इसके अलावा बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान, साथ ही साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी के महत्वपूर्ण MCQs को यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो पहली बार चैनल पर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे ताकि वो इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने
किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बात की जाए मनप्रीत मोनिका सिंह की, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 79 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों वह है सोडियम नाइट्रेट। इससे क्या किया जाता है, यह पदार्थ को ऑक्सीकारक व अपकारक दोनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसे NaNO3 के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही इसका रासायनिक फॉर्मूला है, इसका एक प्रारूप है। 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस जनजाति निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे युर्त कहा जाता है? ऐसा कौन सी जनजाति है, उनका एक निवास होता है ना, वो गोलाकार तंबू होता है। वह अपने निवास के लिए इस गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं, इस गोलाकार तंबू को युर्त के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा आंसर आपका खिरगिज। यह खिरगिज एक जनजाति है, एक निवास है। खिरगिज एक जनजाति है, उनका निवास है जिसे युर्त कहा जाता है और वह युर्त जो होता है गोलाकार तंबू होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो आंसर आपको हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। यह सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, इन दोनों का यूज़, ठीक है, इन दोनों का यूज़ जो है, इन दोनों यौगिकों का उपयोग श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अगर बात की जाए आपसे सिल्वर क्लोराइड की, तो सिल्वर क्लोराइड को AgCl के रूप में लिखा जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड की अगर बात करें तो इसे Ag है ना, Br ब्रोमाइड, ठीक है, और Cl यहाँ पे क्लोराइड, और यहाँ पे अगर बात की जाए सिल्वर का तो उसे Ag यानी कि आर्गन के रूप में इसे डिकोड किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? साबुन का जो अगर सूत्र की बात करें तो उसका सामान्य सूत्र है RCOONA, यानी कि ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? किस प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? तो वह हो जाएगा एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ABA, ठीक है ना, A के बाद B आ रहा है तो फिर A के बाद क्या आएगा, C आएगा, ठीक है ना, ठीक है, A के बाद B, फिर A के बाद C, ठीक है, फिर क्या हो रहा है BCA, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे B हो जाएगा। देखिए समझिए इस पैटर्न को, आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न में क्या कह रहा है कि ABA, तो A के बाद फिर क्या आ जाएगा, A आ रहा है B आ रहा है तो फिर A से शुरू होगा तो फिर A के बाद क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, समझ रहे हैं, तो C आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आपका ब्लैंक था पहले, फिर उसके बाद B आ रहा है, फिर क्या आ रहा है C आ रहा है, फिर A आ रहा है, तो यहाँ पे जो डैश दिया हुआ है फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर वहाँ पे दोस्तों AB AC फिर B फिर C, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा B आ जाएगा। अब देखिए C और B की अगर बात की जाए तो C और B से कहाँ से शुरुआत हो रहा है, A में नहीं हो गया, गलत हो जाएगा, C में हो रहा है, B में हो रहा है और D में भी हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए फिर देखिए अगला यहाँ पे क्या आएगा, देखिए AC, फिर यहाँ पे क्या आएगा BC, फिर यहाँ से B आ गया, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ऑप्शन नंबर 50 प्रश्न संख्या 85 में कह रहा है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी की जो है मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई के बीच 6:30 है ना के बीच 6:30
बनने वाले दोनों कोणों में सबसे बड़े कोण का मान क्या है। तो सबसे बड़े कोण की अगर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 347.75। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों इस घड़ी में देखिए 6:30 है ना, तो 6 और 7 के बीच में लगभग यहाँ पे एक घंटा वाला सुई है और ये वाला मिनट वाला जो है यहाँ पे 6 पे है। ठीक है, तो 6:30 यहाँ बज गया है, 6:30 और 30 इन दोनों कोनों के बाद, ठीक है ना, कौन वाले मिनट वाले और सुई और वो घंटे वाले सुई के बीच जो है उस दोनों कोनों में सबसे बड़े कोण का मान कितना है। तो अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा 347.75। वो कैसे, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 86 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 86 में कह रहा है कि किस अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू शब्द में जैन, सिख एवं बौद्ध सम्मिलित है। तो यह किस आर्टिकल से ऐसा स्पष्ट होता है। आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी थैले में 1 रुपये यानी कि 1 रुपीज़, फिर 50 पैसे यानी कि 1/2 और फिर 25 पैसे यानी कि 1/4 इतना पैसा हो गया। इसके सिक्के 5, 7, 9 के अनुपात में है। तो एक का सिक्का कितना है 5, ठीक है, 1 गुने 5, ठीक है, और 50 पैसा का सिक्का कितना है 7, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1/4 का सिक्का कितना है यानी 25 पैसा का 9 के अनुपात में। तो ये एग्जैक्टली नहीं है, इसका सॉल्व करें तो 5, इसका क्या हो जाएगा 7/2, 7/2x, ये 5x और ये हो जाएगा 9/4x। इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, यही थैले में कुल राशि 430 हो जाती है। तो 5x, 7x/2 और 9/4x, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5x + 7x/2 + 9/4x, ठीक है, और यह हो जाता है कुल 430 रुपया, ठीक है। अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर कितना रुपया हो जाता है 430 रुपये, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, इसके नीचे 1 है ना, इस 1 से 4 4 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो 20x हो जाएगा। फिर इससे यह 2 बार में होगा तो 14x हो जाएगा। फिर इससे यह 1 बार में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 9x हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 430, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो यह 20 है, 20, 10, 30, 4, 34, 34 में 34, 6, 40, 3, 43, यहाँ पे 43x बराबर क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह 4 430 से 4 गुने 430 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये x यहीं पे रहेगा, इसके नीचे यह जो है ना 43, यह यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 43 से 1 बार में यानी कि 40 है ना, 4 दहें 40, ठीक है। तो यहाँ पे यह 40 है, x का वैल्यू आया है, ठीक है, x का वैल्यू 40 के बराबर आया है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि यदि थैले में कुल राशि 430 है तो 25 पैसे का सिक्का, तो 25 पैसे सिक्का का अनुपात कितना है 9x, यानी कि 9 गुने 40 है ना। तो 360 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वह 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 360 सिक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो 88 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि स्थिर जल में किसी नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। नाव का चाल जो है वह 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यदि नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करती है तो धारा के विपरीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दोस्तों क्या होता है, कितना समय लगेगा पूछ रहा है ना, दूरी बटे चाल, ठीक है ना, दूरी बटे चाल, यहाँ से हमको डालना है निकल जाएगा।
तो आपको दूरी कितना कह रहा है, धारा के विपरीत 60 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 60 किलोमीटर जाना है और चाल आपको पता करना है, दूरी तो इसको 60 किलोमीटर तय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्थिर जल में किसी नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा यदि यह नाव धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करती है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हमको क्या पूछ रहा है, सेकेंड में देखिएगा, धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी 60 किलोमीटर तय करेगा और नाव की चाल यहाँ पे कितना दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमको पता नहीं है, वही हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तब आपको धारा के विपरीत जो है वो समय निकल जाएगा। तो धारा के साथ सबसे पहले निकाल, एक नाव जो है वह उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितना तय करता है 60, ठीक है, और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 3/2 यानी कि डिवाइडेड 3/2, ठीक है। और यहाँ पे आपको नाव का चाल पता है, धारा का नहीं पता है, ठीक है, तो x + 30 ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यह 60, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 3 से ये कितना बार में कटेगा 20 बार में, है ना, तो 20 दूनी 40, 40 ये 30 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, 10 जो होगा वो धारा का चाल होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइंड कीजिए, इस 30 में -10 जो धारा आपका पता चल गया है, धारा का स्पीड, तो क्या हो जाएगा 20, 30 में से 10 जाएगा भाड़ा, चूँकि विपरीत जा रहा है ना, धारा विपरीत दिशा में जाइएगा तो धारा का चाल जो होगा वह माइनस हो जाएगा, तो यह 20 आ जाएगा, तो 60 को अगर 20 से काटेंगे तो 3 बार में कट हो जाएगा, तो कितना घंटा लगेगा 3 घंटा समय लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा 3 घंटा। नहीं समझ में आएगा तो ऑप्शन को क्या कीजिएगा, सॉरी इस वीडियो को पॉज करके या बैक करके फिर से देखिएगा। प्रश्न संख्या 89 में क्या कह रहा है कि यदि संख्या 4873529 प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में, है ना, क्या कर रहा है, प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक के बीच क्या अंतर होगा। ठीक, क्या कर रहा है, बाएं से दूसरे अंक, है ना, तो बाएं से दूसरा कौन हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, बाएं से दूसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक 1 2 3, है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम में एक जोड़ दिया जा रहा है, तो 8 में एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और विषम में क्या कर रहा है, देखिए विषम में एक घटा दिया जाए, 5 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि दाएं से तीसरे अंक के बीच का अंतर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 5, यानी कि अंतर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो पूछा गया कि आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है। तो ग्राम सभा की अगर बैठक की बात की जाए तो कुल मिला के जो है 4 बार किया जाता है इसका आयोजन ग्राम सभा बैठक की, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 91 में क्या कह रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, यानी कि प्रथम मुसलमान जिसने पुराण का अध्ययन किया था, तो वो हो जाएगा दोस्तों अल-बरूनी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। तो यह जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इस विषय को समवर्ती सूची के अंतर्गत जिक्र किया गया है या वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न की बात करें तो 93 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस कमेटी की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यह प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जाए तो डॉक्टर L.M. सिंघवी कमेटी है, उसकी अनुशंसा पर यह प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दूसरे वर्ष, है ना, जैसे इस साल हुआ तो अगले वर्ष नहीं उसके 1 साल बाद 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन क्या हुआ था, 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उन्हीं के याद में, उन्हीं के सम्मान में यह 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक दूसरे साल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94।
पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो इस ऑप्शन के अनुसार पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कितनी संख्या है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की बात की जाए, ठीक है, राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या पश्चिम बंगाल की 295 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ 230 इसकी विधानसभा की सीटों की संख्या है। बिहार की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो बिहार की विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 243। और तमिलनाडु की विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 234 है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है ऑप्शन में, किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो वह हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, जो कि मैंने बताया है 295, ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पूछ रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो यह था दोस्तों चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड की अगर बात करें तो यह चौरी चौरा कांड कब हुआ था, यह कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था और हुआ था 4 फरवरी 1922 को। यहाँ पे लिख देते हैं 4 फरवरी 1922 को यह चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नागपुर सत्याग्रह की, तो यह नागपुर सत्याग्रह कहाँ हुआ था, 1923 में हुआ था। कब हुआ था, 1923 में। खेरा सत्याग्रह की बात करें तो खेरा सत्याग्रह दोस्तों हुआ था 1918 में, ठीक है। और राजकोट सत्याग्रह की अगर बात करें तो यह राजकोट सत्याग्रह हुआ था 1939 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 96 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भोर घाट दर्रा किन दो स्थलों के बीच का संपर्क मार्ग है। देखिए यह जो भोर घाट दर्रा जो है वह मुंबई और पुणे है, इन दोनों के बीच का एक संपर्क मार्ग है, यानी इन दोनों को मिलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह मणिपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा सत्य कथन है। देखिए बलवन ने 40 दल का गठन किया था, यानी कि 40वां दल जो है उसका गठन बलवन ने किया था, जो कि आपका गलत है। इसे इल्तुतमिश के द्वारा गठित किया गया था। इल्तुतमिश ने इल्तुतु हो गया है ना, इल्तुतमिश ने इस 40 दल का यानी कि 40वां दल का गठन किया था, तो यह आपका गलत हो गया। बलवन ने राजत्व के सिद्धांत का अपनाया था, यानी कि राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बलवंत के द्वारा किया गया था। यह ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि बलवन ने सिजदा एवं पापोस की प्रथा शुरुआत की थी, ठीक है ना, माने सुल्तान के पैरों को चूमना और लेट के उनका अभिवादन करना, यह सिजदा और पापोस की प्रथा थी, उसकी शुरुआत बलवन के द्वारा की गई। तो ऑप्शन 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 99 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि किसका प्रयोग कर लाल मिट्टी की उर्वरता यानी कि उर्वर क्षमता को बढ़ाया जाता है। लाल मिट्टी की उर्वरा क्षमता जो है वह कम होती है, उसमें लौह तत्व और फेरम ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, तो उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें साथियों चूना मिलाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, यानी कि इस सेट नंबर 16 का अंतिमा प्रश्न है। तो साथियों आप सभी लोग इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, साथ ही साथ कमेंट भी करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आप हमें सजेस्ट करेंगे, बताएंगे, और इसके अलावा कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो अंतिमा प्रश्न है, यानी कि 100 नंबर प्रश्न, स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक प्रकार का नहीं है। देखिए कुल मिला के जो है 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, उसमें तीरंदाज का प्रकार था, घुड़सवार प्रकार था यानी उसकी छवि थी, राजा और रानी का चित्र उस पर अंकित था, ये सब था।
लेकिन बैल यानी कि वृषभ का प्रकार, इस प्रकार का सिक्का जो है उनके द्वारा स्वर्ण सिक्का, ऐसा कोई भी सिक्का नहीं था जिसपे बैल या वृषभ का चित्र अंकित हो, यानी कि ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि डी आपको क्या होगा, एक प्रकार नहीं है, वह सोने के सिक्के का एक प्रकार नहीं है जो स्कंदगुप्त के द्वारा जारी किया गया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 17 के साथ, जो कि ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 17वां होने वाला है। तो साथियों, इस चैनल को आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोगों ने काफ़ी हद तक सपोर्ट भी किया है, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और एक और आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग क्या करें कि कभी भी सेट लगाएं तो वीडियो कंप्लीट करें, ठीक है। सेट को आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ना ही आपको फ़ायदा होगा और न ही एग्जामिनेशन में आप अच्छा कर पाएंगे। तो सेट को कंप्लीट देखें, एनालाइज करें, और जब एनालाइज करेंगे तभी तो आपको मेरी भी गलतियाँ या मेरी भी खामियाँ पता चलेगी, तो आप मुझे सजेस्ट कर पाएंगे और मैं उसमें सुधार कर पाऊँगा। तो ठीक है, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, सेशन को एंजॉय कीजिए, समझिए, प्रश्न आता है, कोई डाउट होता है तो क्लियर करेंगे ज़रूर, आप कमेंट के माध्यम से हम तक इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।